तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचरिस्टिक चैप्टर है ये बोलना चाहिए, क्योंकि ना स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें डेटा एनालिसिस का काम हम करते हैं। मतलब डेटा कैसा है उसका एनालिसिस किया जाता है। आप लोगों को पता है कि नहीं कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जिसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई होती है। जैसे आईएसआई कोलकाता एक कॉलेज है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ठीक है, वो एक है। इसके अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जहां स्टैटिस्टिक्स की ही पढ़ाई होती है, ठीक है। उसमें से एक नोबेल प्राइज विनर मैथमेटिशियन था स्टैटिस्टिक्स का, महालनोबिस उनका नाम था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो हम डेटा एनालिसिस देखते हैं ना मोबाइल फोन में, उसका जो बैकग्राउंड है वो स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी है। जल्दी बैठ जा सामने आके जहां पर भी फटाफट। ओके, सो ये मैं बता रहा था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को अगर देखा जाए ना तो आप लोग बहुत इजी चैप्टर या कैलकुलेशन सोचते हो, लेकिन उसमें ना दो तरह का पार्ट आता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल का मतलब, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है पता है किसी को? इन्फ्रेंस की मीनिंग क्या होती है? नाम सुना है कि नहीं? इन्फ्रेंस क्या होता है उसका? हाँ, ओके। इन्फ्रेंस का मतलब अगर कोई स्टोरी हमने पढ़ी और उसका कुछ कंक्लूजन देना है तो उसको हम इन्फ्रेंसेस बोलेंगे। उससे हमने क्या सीखा या क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में जिसमें हम डेटा को एनालाइज करके ये समझते हैं कि हमको क्या समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो दो सेक्शन है, एक ही क्लास 10 के दो सेक्शन है, एक सेक्शन का जो मार्क्स का एवरेज है वो आया है आउट ऑफ 20 में 10, दूसरे सेक्शन का आउट ऑफ 20 में आया है 18। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं कि दूसरी बैच में ज्यादा होशियार बच्चे। समझ में आया कि नहीं? दिस इज व्हाट इन्फ्रेंसेस। क्लियर हुआ ये? तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या आता है? इसमें हम डिस्क्रिप्टिव फीचर्स निकालेंगे। मतलब डेटा जो है इसके बीच का वैल्यू क्या आ रहा है। बीच का वैल्यू मतलब या तो वो मीन हो सकता है, एवरेज मतलब होता है, दूसरा क्या हो सकता है मीडियन, और तीसरा होता है मोड, जिसको कंबाइनली बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं ना थ्योरेटिकली, आपको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर 1 मार्क का एमसीक्यू पूछा जाएगा ना और आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होंगे ना तो छोड़ दोगे। समझ गए ना ये चीज? एमसीक्यू अगर स्टैटिस्टिक्स से आएगा तो इसी तरह से कुछ आ सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो कैटेगरी होते हैं। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, मतलब बीच का वैल्यू निकालना जो हम एवरेज करके निकालते हैं, या और भी दो तरीके होते हैं। एवरेज का मतलब मीन होता है, दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा होता है मोड। क्लियर ये चीज? उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। और दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब डेटा कितना फैला हुआ है। अब डिस्पर्शन में भी कई चीजें हम देखते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं। डिस्पर्शन का एक टाइप होता है रेंज, दूसरा टाइप होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक और टाइप होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। डिस्पर्शन के बारे में मैं एक शॉर्ट में बताता हूं, एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा। मान लो दो बैट्समैन है, एक बैट्समैन जो है ना वो पिछले 3-4 मैचेस में जो रन स्कोर किया, सपोज वो 50, 53, 60, 65 ऐसे स्कोर किया है, और दूसरा जो बैट्समैन है ना उसके रन से पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 10, तीसरे मैच में 99, चौथे मैच में 150। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर देखा जाए जो पहला बैट्समैन है वो क्या कर रहा है, एकदम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसका जो रन्स का स्कोर है वो 50 से 60 के बीच में है, तो उसका डेटा ज्यादा स्प्रेडेड नहीं है। स्प्रेडेड मतलब फैला हुआ नहीं है। वही जो नेक्स्ट बैट्समैन है उसके जो रन्स है वो 0 से लेके 150 तक स्प्रेड हो रहे हैं, तो वो फैला हुआ है, तो उसमें डिस्पर्शन क्या है, ज्यादा है। तो डिस्पर्शन क्या बताता है, जो हमारा डेटा है वो कितना फैला हुआ है या कम फैला हुआ है, इसका मेजर, इसको कैलकुलेट करना नंबर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन कैलकुलेशन। अब इसमें सबसे सिंपल होता है रेंज निकालना। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी बैट्समैन में मिनिमम जो नंबर रन स्कोर किए वो 10 है, मैक्सिमम 200 स्कोर किए, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना हो जाएगा, 200 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 190। वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज। ऐसे अलग अलग टाइप के मेजर्स होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाला पार्ट है, मीन, मीडियन और मोड। लेकिन ये सब क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, आपको वर्ड ही नहीं पता, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर ये चीज? अब आ जाते हैं
मीन मीडियन मोड के कैलकुलेशन को समझने के पहले हमको डेटा को समझना पड़ेगा कि डेटा कैसा है, उसके हिसाब से हम उसमें कैसे मीन मीडियन मोड लगाएंगे। तो डेटा 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। पहला कैटेगरी अगर बोला जाए तो रॉ डेटा, जैसे मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है या 5 स्टूडेंट्स है, मैंने उनका टेस्ट लिया, 10 में उनको कितने कितने नंबर मिले मैंने लिख दिया, किसी को 2, किसी को 3, 1, 5, 7 लाइक दैट। क्लियर ये चीज? तो ये ऐसे डेटा को बोला जाता है रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब सिंपल वैल्यू, सिंपल नंबर हमने वहां पर लिख दिया, ज्यादा उसमें कुछ अरेंजमेंट नहीं किया। क्लियर? ये एनालिसिस तब इजी होता है जब हमारे पास डेटा कम होते हैं, सैंपल पॉइंट्स कम होते हैं, ऑब्जर्वेशंस कम होते हैं। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना, ऑब्जर्वेशंस, सैंपल पॉइंट्स, इसका मतलब क्लियर है ना? ऑब्जर्वेशन मतलब कितने काउंटिंग में हम ले रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 20-30 स्टूडेंट्स हैं, और अगर उनके मार्क्स को मुझे टैबुलेट करना है, तो हो सकता है 2 नंबर ज्यादा लोगों को मिला हो, 7 स्टूडेंट्स को मिला हो, 3 नंबर 2 स्टूडेंट्स को मिला हो, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह के डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? जिसमें यहां पर क्या आता है, XI मतलब क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन, और दूसरा क्या होता है, FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? अब बच्चों का ये डाउट होता है, ये I का क्या मतलब है, I का क्या मतलब है, समझो। XI, इसका ये मतलब होता है, जो पहला वाला डेटा है वो क्या है, X1, दूसरा वाला डेटा क्या है, X2, तीसरा डेटा क्या है, X3, और ये क्या है, X4। समझ में आया ये चीज? वैसे ही FI का मतलब क्या है, F1, F2, F3, F4 लाइक दिस। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये पता है आप लोगों को? क्या होता है बताओ? वेरी गुड। कोई चीज कितने बार रिपीट हो रही, नंबर ऑफ रिपीटेशन। जैसे कि 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें एक और चीज ध्यान से समझना, अगर मान लो ये टेबल दिया हुआ है आप लोगों को, मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं इस टेबल में, तो क्या होगा आंसर? 4। अच्छा ठीक है। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर वाले में? इसमें नंबर ऑफ अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूजुअली स्मॉल एन या कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कितने इसमें बताओ? 5। कैसे बताया 5 बताओ तो? काउंट किया, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं हमको? 5। यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो आंसर है 20। क्यों 20 है? क्योंकि 2 एक बार नहीं आ रहा है, वो कितने बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है। 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। समझ में आई ये चीज? तो अगर यहां पर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज? फ्रीक्वेंसी का सम निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? समेशन। समझ में आया ये चीज? समेशन ऑफ FI मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, तो कितना आएगा बताओ इसका सम? इसका सम कितना आ जाएगा? 20। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्या देगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देगा। समझ में आ गया सबको ये? फिर उसके बाद आते हैं ऐसी कैटेगरी में जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है और ये डेटा पॉइंट जो नंबर है वो भी बहुत ज्यादा है। सपोज 100 मार्क्स का टेस्ट लिया मैंने, ठीक है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 2 बहुत सारे लोगों को मिलेगा। तो यहां पर मैंने क्या कर दी? ग्रुपिंग कर दी, 0 से 10 की ग्रुपिंग कर दी। 0 से 10 कितने लोगों को मिला है? 3। ये CI का मतलब क्या है, किसी को पता है? वेरी गुड, क्लास इंटरवल। मतलब एक इंटरवल ले लिया हमने 0 से 10 तक का। 0 से 10 के बीच में जितने नंबर, जितने लोगों को नंबर मिले हैं वो काउंट यहां पर हमने लिख दिया। तो 3 लोग ऐसे थे जिनको 0 से 10 बोलना गलत है, 0 से 9 तक के नंबर मिले। 10 से लेके 19 तक के नंबर कितने लोगों को मिले हैं? 2 लोगों को मिले। समझ में आया ये चीज? तो ये डेटा की अंडरस्टैंडिंग पहले हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ये तीनों टाइप के डेटा पे बनेंगे। ये नोट डाउन कर लिया ना सबने? ओके। अब सबसे पहले ना मैं सिंपलेस्ट डेटा फॉर्म में आता हूं, रॉ डेटा। अगर आपके पास रॉ डेटा है और आपको उसका निकालना है मीन, मीन को किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? देखो इधर पे एक्स बार, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो अगर आपको रॉ डेटा का मीन निकालना है, एक्स बार निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब इन सबका सम। तो उसको किससे डिनोट करेंगे? समेशन ऑफ XI डिवाइडेड बाय n, मतलब क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? तो ये नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला। ये कब अप्लाई होगा? जब आपका कौन सा डेटा है? रॉ डेटा है। और ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा बीच बीच में ना, जो भी चीजें अभी तक एक्सप्लेन किया हूं, कुछ डाउट होगा तो फिर अभी पूछ लो। हो गया? नोट डाउन कर लिया सबने? अब अगर आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है, मतलब कि ये वाला डेटा जिसमें आपको क्या चीज दिया हुआ है? एक्सआई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एफआई दिया हुआ है। ये दो चीजें दी हुई है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, नोट करो। फिर मुझे ये बताना कि ये फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज है वो कैसी निकाली जाएंगी। कर लिया फॉर्मूला नोट डाउन सबने? हम्म, हो गया। हाँ, तो ये क्या है? समेशन। किसका समेशन निकालना है हमको? एफ आई और एक्स आई का। तो बताओ एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा? इस टेबल को देख के बताओ। क्या करना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर आप एक नई टेबल बनाओगे जिसमें आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 7 जा ये कितना हो जाएगा? 14। 3 2 जा ये कितना हो जाएगा? 6। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40। फिर इन सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। समझ में आया? समेशन एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा? ठीक है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर समेशन मतलब कि एडिशन कर दो। और समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या है यहां पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर सबको ये? फिर आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस जब मतलब कि जब हमारे पास कौन सा डेटा हो? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका क्लास इंटरवल गिवन होता है। क्लास इंटरवल गिवन होता है और क्या गिवन होता है? फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मीन निकालना है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला तो सेम होगा, बस इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी। देखो, यही फॉर्मूला दोबारा से हम यूज करेंगे, जो ऊपर में यूज किया ना ये वाला फॉर्मूला, फिर से यूज करेंगे हम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस फॉर्मूले को यूज करने में प्रॉब्लम है एक्सआई। यहां पर हमको एक्सआई पता था, लेकिन यहां पर हमको एक्सआई नहीं पता है। समझ में आई ये चीज? तो बताओ एक्सआई कैसे निकालेंगे? बस यही नया काम करना है इसमें। एक्सआई मतलब ये वाली वैल्यू। यहां पर क्या दिया हुआ रहता है आपको? क्लास इंटरवल। तो समझो एक्सआई कैसे निकलेगा। एक्सआई निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों के बीच का जो क्लास इंटरवल है ना, 0 से 10, उसके बीच का नंबर निकाल लोगे। उसके बीच का नंबर क्या आएगा बताओ देख के? 5। तो इसके एक्सआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। नेक्स्ट वाला एक्सआई कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट वाला एक्सआई कितना हो जाएगा? 25। ऐसा करके एक्सआई निकाल लेना और फिर सेम फॉर्मूला यहां पर यूज करना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? उसका मीन निकल जाएगा। क्लियर हुआ सबको ये? तो ये तीनों फॉर्मूले हैं जो कि यूज होने वाले हैं और स्टेप्स हैं। अब ये जो फॉर्मूले की कैटेगरी है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। ऐसे और 2 3 मैथड्स है। ये है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट टाइप का मेथड है मीन निकालने का। दूसरा जो मेथड है उसको अज्यूम्ड मीन, और तीसरे को स्टेप डेविएशन बोला जाता है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर? ये हो गया? सबने नोट डाउन कर लिया? हटा दो फिर इसको। हटा दो ना? ओके, चलो सामने ध्यान देना। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने यहां पर क्या देख रहा है? 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आर्यन पढ़ना क्वेश्चन। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality.
Find the mean number of plants per house. ओके, सो क्वेश्चन सबने यहां तक पढ़ लिया क्या? क्या फाइंड करना है बताओ, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है? मीन। सबका ध्यान सामने क्वेश्चन पे रहना चाहिए ना। क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में हमको? मीन। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। तो हमको यहां पर क्या निकालना है? एक्स बार निकालना है। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, ये जो 20 दिया है ये क्या है? ये क्या है? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है या फिर सबमिशन ऑफ fi। दोनों का मतलब क्या होता है यहां पर? सेम होता है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर देखो टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4 इस तरह से दिया हुआ है। ये क्या है? ये है क्लास इंटरवल। समझ में आया? और नीचे ये नंबर ऑफ हाउसेस, ये क्या बता रहा है? उसका फ्रीक्वेंसी। तो पहला वाला क्लास इंटरवल है और दूसरा वाला क्या है? फ्रीक्वेंसी। और हमको निकालना है यहां पर मीन। क्लियर हुआ? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप ये करो, आप टेबल बना लो, एक पूरी फ्रेश टेबल बनाओ। वर्टिकल में बनाना ना टेबल। तो सबसे पहला आ जाएगा यहां पर CI, क्लास इंटरवल। फिर दूसरा आ जाएगा यहां पर FI, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो CI में आपका आ गया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, कहां तक जा रहा है? 12 से 14, 8 to 10, 10 to 12 और 12 से 14 हो गया यहां तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको लिखना है यहां पर FI, दैट मींस फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है यहां पर? 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। नोट डाउन कर लिया सबने? अभी नोट करना है, बनाना आ रहे नहीं बना रहे क्या? ऐसे में नहीं चलेगा भाई, बैठ के सुनने से नहीं चलेगा काम। और कौन ऐसा कर रहा है? पृथ्वी लिख रहा है? हाँ ओके, यहां तक हो गया सबका? हाँ, अब ये बताओ, जब हम इसको ऐड करेंगे, इन सबका एडिशन निकालेंगे, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन ऑफ FI से। वो कितना आ रहा है देखो ऐड करके। 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4, 4 + 5 9 + 6 15 और ये हो गया 20। और ये 20 ही आएगा, हमको पता था, क्योंकि कितने हाउसेस पे सर्वे किया गया है? 20 हाउसेस पे। समझ में आ गया सबको ये? अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, बताओ इसमें ये जो डेटा है, 3 तरह का टाइप हमने देखा था, कौन से टाइप का डेटा है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, थर्ड टाइप का। और ज्यादातर क्वेश्चन थर्ड टाइप के डेटा के ही आने के चांसेस है। तो थर्ड टाइप के डेटा में अगर मीन निकालना होता है तो स्टेप्स मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं? XI निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं XI, जो कि बीच का नंबर होता है। अगर प्रॉब्लम जाती है तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 0 + 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। ये कितना आ जाएगा? नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, 13। ओके, यहां तक क्लियर सबको? फॉर्मूला कौन सा यूज होना है इसमें? x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI इंटू XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ये फॉर्मूला यूज होना है। समेशन FI हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल लिया है। देखो ये है समेशन FI। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? FI इंटू XI निकालना है। मतलब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा FI इंटू XI। तो ये जो टेबल बनेगी इसको लिखते जाते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 1। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल्स टू में इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 54, नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 22, नेक्स्ट हो जाएगा 39। ठीक है, हो गया यहां तक सभी का? फिर क्या करेंगे? पुट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे ना। अभी तो क्या निकालना है? समेशन ऑफ FI इंटू XI निकालना है ना।
तो इसका सम निकालो, चलो फास्ट, बिना कैलकुलेटर। सर 162 162 एक मिनट, 162 करेक्ट है। कौन है 45 वाला? तो यहां तक हो गया, 162 आया ना। यहां तक हो गया सभी का। फिर सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। तो x बार इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 162 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 20। सबसे पहले किससे काटोगे, 2 से काटो। तो 2 से काटोगे तो ये 2 टेंजा और ये 2 81, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.1। ये हो जाएगा इसका मीन। क्या ये समझ में आया सभी को? अब इधर पे एक और चीज ध्यान से समझना, मीन, मीडियन, मोड, ये किसकी कैटेगरी है, किसके टाइप है? स्टार्टिंग में वो ट्री चार्ट बताया था ना, किसके टाइप है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मैंने क्या बताया था, बीच की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर देखो, अगर आप देखोगे 0 से कितना आ रहा है 14 के बीच में है, तो ऑब्वियसली बीच का नंबर जो है वो कितना आ रहा है 8.1। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक, लगभग बीच का, एग्जैक्ट बीच का नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करना, अगर आपका 18.1 आ रहा है तो आप देखते समय बता दोगे कि आंसर गलत आ रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अप्रोक्सीमेशन में आप देख सकते हो कि आंसर सही है गलत। हटा दूं फिर इसको मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ मुझे जल्दी से। समझ गए ना प्रोसेस क्या करना है? फटाफट सॉल्व करो, मुझे आंसर चाहिए फास्ट। किसी को कुछ डाउट तो पूछ, हाँ पूछ। हाँ स्टैटिस्टिक्स ना स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब उसके क्वेश्चंस बना सकते हो, ज्यादा मार्क्स के आएंगे और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं रहते हैं इसमें।
कितने लोगों का आंसर आ गया है? मैं इंटरमीडिएट आंसर पूछ रहा हूं, सुनो इधर पे ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका एक्स आई, ये वाला पार्ट क्या है एफ आई, ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा सबमिशन ऑफ एफ आई। मैंने टेबल ऐसा बना दिया, आप लोग समझ गए होंगे, सबमिशन ऑफ एफ आई। तो ये सम कितना आ रहा है, ये सम कितना आ रहा है 50। ओके, फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद आपने ये एक्स आई नहीं है, सॉरी ये क्या सी आई है ना, क्लास से इंटरवल है। आप यहां से निकाल रहे होगे एक्स आई, तो वो वैल्यू 510, 530, 550, 570, 590 ये आ गया। फिर उसके बाद आपने यहां पर किया होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू एक्स आई, वो वैल्यू बताओ 27260। हाँ, अच्छा फाइनल वैल्यू बता रहे हो क्या? ये जो भी आया मल्टीप्लीकेशन, जो भी कुछ मल्टीप्लीकेशन है, फाइनल आंसर क्या रहा है 27260, यही आ रहा है। फिर उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। तो वो कितना आ गया 27260 डिवाइडेड बाय 50, ऐसे ही हुआ। इसके बाद कैलकुलेशन कैसे किया? ये जीरो हटा दिया, वेरी गुड। 5 से डिवाइड करने से अच्छा है, जैसा वो बोल रहा है अभिमन्यु, डबल कर दो। क्या कर दो, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2627 इंटू 2, नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू 2। इससे क्या बेनिफिट होगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 10, जिससे डिवाइड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और 2 से मल्टीप्लाई करना इजी, 2 6 जा कितना हो गया 12 का 2 ये आ गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 2 7 जा 14 का 4 ये आ गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आएगा 545.2। देखो लगभग 500 से 600 के बीच का नंबर है, मतलब सही है। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? ओके, और बाकी लोगों का? ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ छोड़ दो इसको, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या गई, आपके कैलकुलेशन बहुत बड़े हो गए, समझ में आए? तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस में हम एक नया मेथड यूज करेंगे। अभी जो हमने मेथड यूज किया उसका क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। अब हम यूज करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हेडिंग डालना अज्यूम्ड, सेकेंड मेथड है ये, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अज्यूम्ड मीन मेथड के मैं कुछ स्टेप्स आपको यहां पर बता देता हूं, स्टेप्स वाइज अगर लिखोगे तो ज्यादा इजी होगा। अज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप है फाइंड एक्स आई। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड एक्स आई, जो हम ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड में भी करते थे, क्लास इंटरवल से एक्स आई मिड वैल्यू निकालते थे, ठीक है। अच्छा, एक्स आई को हम मिड वैल्यू बोलते हैं या फिर इसको क्लास मार्क ये भी बोला जाता है। ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में इस वर्डिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, कंसीडर any middle value of xi as assumed mean, assumed mean, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल ए, ठीक है। तो xi की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से किसी भी एक बीच वाली वैल्यू को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम्ड मीन अज्यूम कर लेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट डेविएशन, डेविएशन DI, डेविएशन को DI से डिनोट करते हैं। और DI कैसे निकलता है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, ऐसे निकलता है डेविएशन, ओके।
फिर स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट FI into DI and summation of FI DI. हाँ, ये दोनों करना है। नोट कर लिया। फिर फिफ्थ और फाइनल स्टेप, फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। हाँ हाँ, फॉर्मूला बड़ा है, स्टेप्स बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा अगर अप्लाई करोगे तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इससे कैलकुलेशन कैसे इजी होगा समझना। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर से लेता हूं सीधा XI ऑलरेडी निकाल लिया था, FI की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो ये दो वैल्यूज मुझे बस बता दो। XI की वैल्यू क्या क्या थी? XI की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली, वो क्या क्या थी? 510, नेक्स्ट क्या था? 530, 550, 570, 590। FI की वैल्यू क्या क्या थी? 8, 6 एंड 10। ओके, यहां तक हो गया। अब देखो अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 तो ऑलरेडी कर लिया, स्टेप नंबर 2 समझो क्या लिखा हुआ है। कंसीडर एनी मिडिल वैल्यू ऑफ XI एज A। तो XI में से कोई भी XI, ये XI है ना, इसमें से कोई भी बीच वाली वैल्यू, तो बीच में कौन सा दिख रहा है? 550 दिख रहा है, तो इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे? A अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम्ड मीन कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर हमको मिल गया A इज इक्वल टू 550। पहला स्टेप क्लियर सबको? ठीक है, सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है बताओ? थर्ड स्टेप में हमको DI निकालना, और वो कैसे निकलता है? XI माइनस A। हाँ, अब बताओ DI कैसे निकलेगा? वो लिख तो दिया, समझ के कैलकुलेट करके बताओ। XI, तो यहां पर XI कितना है? 510, और A कितना है? 550। तो 510 में से 550 को माइनस करो, कितना बचेगा? -40। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40। समझ में आया क्या सभी को? फिर सेकेंड वाली वैल्यू क्या आएगी बताओ? 530 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा? -20। समझ में आया क्या सबको? हाँ, नेक्स्ट वैल्यू बताओ क्या आएगी? नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 20। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 40। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि बाकी सारी वैल्यू सिमेट्रिकल आती है। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद स्टेप नंबर 4 चेक करो, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट FI इंटू DI। तो अगले स्टेप में आप क्या निकालोगे? FI इंटू DI निकालोगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये नंबर निकालोगे। अब मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा, -480। ये वाला नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन -280, ये 480 आया ना, -280, 14 2 जा, ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 120। ये कितना हो जाएगा? 400। समझ में आया सभी को ये? फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 में एक और पार्ट हमको क्या करना है? FI DI का सम निकालना है। तो यहां पर निकालोगे समेशन FI इंटू DI, तो ये कितना आ जाएगा? 480 में से 400 क्या बच गया? -80 है ना, और -80 और ये 40 हो गया, -240 बचेगा। चेक करो तो -240 बचेगा क्या, प्लस माइनस करके? आया सबका कैलकुलेशन? ओके, तो ये स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फिफ्थ और लास्ट स्टेप क्या है? फॉर्मूला यूज करना। तो अब ये वाला फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देख के बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? a। तो a कितना आ गया यहां पर? 550 प्लस समेशन FI इंटू DI, जिसकी वैल्यू कितनी है? -240। तो सीधा -240
ऐसे ही लिख देता हूं, प्लस माइनस मतलब कितना हो गया यहाँ पर माइनस, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई, वो यहाँ आपने प्रीवियस स्टेप में निकाल लिया था, वो कितना आया था 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट हो गया, फिर वही डबल कर दो, यहाँ पर डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 550 माइनस 48 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 10, ऐसा ही होगा, जो कि कितना बन जाएगा 550 माइनस 4.8, 550 में से 4.8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 545.2 आया। ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आया था, सेम आया था, तो दोनों मेथड में आपके आंसर सेम आएंगे, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो एक मिनट ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसमें एक चीज दिखा रहा हूं आप लोगों को, क्या लिखा है, फाइंड मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड में वो जो 3 मेथड होते हैं ना, पहला कौन सा है, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मेथड इस डेटा के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो इस डेटा के लिए कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन, या एक और मेथड जो अभी मैं बताऊंगा थर्ड मेथड, वो भी क्लियर सबको ये। चलो अब इसका एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओ। ये क्वेश्चन तो, हाँ, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ अज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है, फटाफट 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाना है 5 मिनट के अंदर। ओके, सो इधर पे चेक करना है, अगर xi की वैल्यू निकालने में ही प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या हो जाएगा, xi इज इक्वल्स टू इन दोनों की मिडिल वैल्यू, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो 65 प्लस 68 एडिशन कितना हो जाएगा, 8 प्लस 13 का 3 आ गया 1, 133 इतना ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 133 का हाफ, 132 का हाफ कितना होता है 66, तो ये कितना आ जाएगा 66.5, तो पहला नंबर आ जाएगा 66.5। समझ में आया, क्लियर? अब दूसरा नंबर क्या होगा, तो उसके लिए शॉर्टकट बताता हूं, हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। इधर पे साइज कितना है, इसको बोलते हैं क्लास साइज, क्या बोलते हैं इसको, क्लास साइज, तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 3 का, तो इसमें 3 ऐड कर दो तो कितना आएगा 69.5, तो अगला नंबर कितना आ जाएगा 69.5। समझ में आया? फिर नेक्स्ट के लिए क्या करोगे, फिर 3 ऐड कर दोगे तो कितना देगा 72.5, 75.5, next will be 78.5, next will be 81.5, next will be 84.5। समझ में आया सभी को ये तरीका? ओके, अब अगर ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से बनाने जाओगे तो कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होंगे, देख रहे हो पॉइंट वाले, क्लियर ये चीज? इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना जरूरी है। ओके, एक्सआई निकल गया सबका, अगला स्टेप क्या कर रहे हो, अज्यूम्ड मीन, ए अज्यूम करोगे, तो किसको ए ले रहे हो, इसको ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन ए। हो गया यहां तक सभी का? और अज्यूम्ड मीन लेने के बाद अगला स्टेप क्या है, क्या निकालना है,
DI निकालना है ना, DI कैसे निकलता है? DI XI माइनस A, तो XI माइनस A 66.5 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा? -9। ये कैलकुलेशन हो जाएगा कि नहीं? ये आ जाएगा -9। नेक्स्ट कितना आएगा? हाँ, अब इसमें भी वही शॉर्टकट अप्लाई करो। क्या शॉर्टकट? क्लास साइज ऐड करते चलो। तो इधर -9 आया तो नेक्स्ट कौन सा होगा? -3। नेक्स्ट कौन सा हो, सॉरी -6 होगा ना। नेक्स्ट कौन सा होगा? -3। नेक्स्ट क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्या होगा? इसको एक बार चेक कर लो। हाँ, ये भी 3 ही होगा। हाँ ठीक है, 3। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 6। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 9। यहां तक हो गया सभी का? फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है बताओ? FI इंटू DI निकालना। तो FI इंटू DI कैलकुलेट करो। FI इंटू DI मतलब किसको मल्टीप्लाई करने वाले हो? इसको और इसको, फिर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तुम लोग वर्टिकल टेबल बना रहे होगे, मैं हॉरिजॉन्टल पे ही वर्क कर रहा हूं, ठीक है? वर्टिकल ही फॉलो करना। तो फर्स्ट वाला नंबर कितना आ रहा है? -18। नेक्स्ट कितना आ रहा है? -24। नेक्स्ट इज 0, 21, 24 एंड 18। आया सभी का? फिर ये FI/DI का वैल्यू प्रोडक्ट निकालने के बाद उसी स्टेप में मैंने एक और चीज लिखाई है। क्या है? समेशन ऑफ FI इंटू DI। ये भी निकालना पड़ेगा। तो बताओ कितना आ रहा है? देखो, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है? ये दोनों भी ऐसे ही कट जाएगा। 21 में से 9 को माइनस कर दो बस। क्या बच रहा है? 12। तो ये कितना आ जा रहा है? 12। समझ गए? ये आया ना? प्रखर समझ में आया कि नहीं? कहां पर डाउट है बता मेरे को। जिनको क्लियर आगे बना। हाँ बता। और कितने बच्चे जिनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया पूरा स्टेप्स? ओके। इसके पहले वाला मेथड, डायरेक्ट मेथड, वो समझ में आया था? ये वाला मेथड समझ में नहीं आया? स्टेप्स लिखा है। स्टेप नंबर 1 क्या है बता? फाइंड XI। XI कैसे निकालते हैं? वो डाउट है उसमें? XI निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर और डिवाइडेड बाय 2 कर दे, बीच का नंबर। समझा? तो दोनों का एडिशन कितना आएगा? 133। डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो कितना आ जाएगा? 66.5। समझा? और किसी को डाउट है क्या? बताओ स्टेप्स में। यहां तक हो गया कैलकुलेशन जो बना रहे हैं आगे। इसके बाद फाइनली फॉर्मूला यूज करना है और उसके लिए एक और चीज आपको निकालनी पड़ेगी। यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? समेशन ऑफ FI, इन सब का एडिशन। वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है क्या? और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। 75.1 X bar is equals to A plus summation FI into DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ये हो गया। तो A अज्यूम्ड मीन कितना आ गया? 75.5। समेशन FI DI की वैल्यू कितनी आई थी? 12 डिवाइडेड बाय ये कितना आया है? 30। तो 3 से डायरेक्टली कट जाएगा। 3 10 3 4 तो ये आ जाएगा 75.5 प्लस 0.4। सो आंसर विल बी 75.9। दैट्स इट। कितने बच्चों का आ गया ये आंसर? ओके गुड, ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए अगर तू इसकी जगह इसको भी लेता या इसको भी लेता तो भी आंसर वही आता, तो भी आंसर वही आएगा, बस कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। देखो इससे कैलकुलेशन क्यों इजी हुआ बीच वाला लेने से? ये देखो आधे टर्म नेगेटिव, आधे टर्म क्या रहे? पॉजिटिव। तो ये कैलकुलेशन कम कट के क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये बीच वाला नंबर ए लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, ओके ठीक है। सो मैं आज की क्लास यही एंड करता हूं।
नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। प्रखर, तेरा ध्यान नहीं था क्या?